चलो यार स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था, ये वाला जिसके अंदर दो डिफरेंट लूप्स थे, उसकी क्वेश्चन वगैरह लिखी थी और हमने पावर एवरेज वगैरह फाइनली कैलकुलेट कर लिया था रजिस्टर के ऊपर। मेन पॉइंट जो था इसके अंदर देखने वाला वो ये था कि एवरेज पावर जो है इंडक्टर और कैपेसिटर्स के ऊपर जीरो होता है। तो हमने शुरू में ही बोल दिया कि इन दोनों के ऊपर जीरो होगा, जो भी टोटल पावर एवरेज चार्ज होगी वो सब कुछ इस रजिस्टर के ऊपर ही होगी। तो सिर्फ लूप करंट निकाला हमने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ब्रांच में मुझे करंट मिल गया, करंट मिल गया तो बस पावर भी मिल गई। ठीक है तो सर आपने लेक्चर 5 जो है वो भेज दिया था। जी हाँ कि मैंने अपलोड किया है कि नहीं, ओके सर, और देख लेगा स्लाइड भी आज। नहीं भेजी शायद मैंने, भेज देता हूँ मैं। ठीक है चलो खैर, इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे उसके ऊपर इफेक्टिव वैल्यूज के ऊपर। अभी तक हम लोग एवरेज वगैरह देख रहे थे, तो इफेक्टिव वैल्यूज थी क्या? इफेक्टिव वैल्यूज वो थी कि मैं अपनी एसी सोर्स को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ कोई डीसी सोर्स से, ठीक है, जो कि उतनी ही पावर कंज्यूम करवाए जितनी मेरी एसी पावर कंज्यूम हो रही होती थी। ठीक है, तो मतलब इफेक्टिव मैंने उसको एक डीसी सोर्स से रिप्लेस कर दिया। जो रजिस्टर था वो तो वैसे ही रहा, लोड जो था हमारा उसमें कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो ये वोल्टेज इफेक्टिव जो है इसकी वैल्यूज वगैरह किस तरीके से निकलेंगी, उसके लिए फिर हम लोगों ने एक छोटी सी डेरिवेशन देखी थी। वो डेरिवेशन क्या थी? रूट, मीन और स्क्वायर। ये मेन जो रिजल्ट आया था हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू निकालने का, यानी कि आरएमएस वैल्यूज जो होती हैं वो इफेक्टिव वैल्यूज होती हैं करंट और वोल्टेजेस की। और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए तो इफेक्टिव पावर भी आ जाएगी हमारे पास। इफेक्टिव पावर अभी आगे चल के पता चल जाएगा वो कहलाता क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख ली थी, इफेक्टिव आरएमएस वैल्यूज साइनसोइडल वेवफॉर्म्स की, जो कि बस उसकी पीक वोल्टेज को अगर मैं डिवाइड कर दूं रूट 2 से तो हमारे पास आरएमएस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये इतनी लंबी लंबी डेरिवेशन देने से ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था। जो भी मेरे पास साइनसॉइड की पीक है, ठीक है, उस पीक वोल्टेज को बस मैं रूट 2 से डिवाइड कर दूं, या रूट 2 से डिवाइड कर दूं, मैं इतना समझ लो, तो मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आई आर एम एस में या वी आर एम एस में, जो भी है रिस्पेक्टिव। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी इस चीज़ की कि सर्किट के अंदर अगर मल्टीपल करंट सोर्सेज या वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हों और उन सब की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो, तो हर सोर्सेज का अपना इफेक्टिव करंट होगा, अपना इफेक्टिव वोल्टेज होगा। ठीक है, तो पावर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए मुझे इंडिविजुअल सोर्सेज के ऊपर उसका इफेक्टिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर आखिर में जो है उन सारी इफेक्टिव करंट्स या इफेक्टिव वोल्टेजेस को आपस में सम अप करना होगा। ठीक है, तो जाके पावर निकलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों की लास्ट में बात खत्म हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोगों ने फिर ये देखना है कि अपेरेंट पावर क्या होती है। एवरेज पावर तो देख लिया हम लोगों ने, अपेरेंट पावर क्या होती है और पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है जी, तो अपेरेंट पावर ये होती है आपके जो इफेक्टिव वैल्यूज से मैंने पावर निकाली है ना, वो मेरे पास अपेरेंट पावर है। ठीक है, यानी कि जो कंज्यूम होने वाली पावर है ना एक्चुअल में, वो मेरे पास अपेरेंट पावर है जो रेजिस्टर्स वगैरह के ऊपर कंज्यूम होती है। तो ये इसके अंदर बस यही बताया, वोल्टेज की एक बेसिक इक्वेशन ले ली, करंट की एक बेसिक इक्वेशन ले ली, इन दोनों इक्वेशन से जो हमारे पास पावर निकलती है एवरेज पावर, उसका फॉर्मूला ये था। और इसके साथ कुछ फैक्टर ऐड भी होता है, वो ऐड जो हो रहा होता है फैक्टर, इसके साथ एक फैक्टर भी ऐड होता है, वो फैक्टर जो है वो एवरेज की वजह से गायब हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे पास एवरेज पावर है वो ये थी उसकी इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से इफेक्टिव के अंदर जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो वी इफेक्टिव इंटू आई इफेक्टिव, और कोसाइन का फैक्टर तो वैसे ही रहा, ये इसके अंदर वापस से कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वी इफेक्टिव किस तरीके से निकल रहा होता है, वी एम डिवाइड बाई रूट 2। ठीक है, और आई एम डिवाइड बाई रूट 2, तो रूट टू आपस में मल्टीप्लाई हुआ, हाफ वही आ गया,
वी एम और आई एम वैसी आ गया, कॉस और थीटा थीटा वैसी, ठीक है। तो ये बस मैंने इसको आर एम एस में कन्वर्ट कराया है ताकि ये मेरे पास इफेक्टिव वैल्यूज़ के अंदर आ जाएंगे बस सब कुछ, ठीक है। तो ये इफेक्टिव पावर जो है इसको हम लोग कहते हैं अपेरेंट पावर, ठीक है। अच्छा, पावर फैक्टर क्या है? ये जो कोसाइन की टर्म है ना, ये हमारे पास पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। इसको मतलब मैं डायरेक्टली अभी बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये वाली स्लाइड में बस वही बातें बताएंगे, अपेरेंट पावर क्या है। अच्छा, इसके यूनिट भी बता देता हूँ, वॉट नहीं होगा अपेरेंट पावर का, वोल्ट एम्पियर होता है, वी ए, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट, वी ए एम्पियर, ठीक है। तो ये इसका यूनिट है अपेरेंट पावर का, वॉट नहीं होता इसका, ठीक है। खैर जो भी है, वॉट लिख दो, वी ए लिख दो, चलता है। अच्छा खैर, पावर फैक्टर के ऊपर मैं बात कर रहा था। पावर फैक्टर जो है वो क्या होता है यार, हमारे पास एवरेज पावर और उसको मैं डिवाइड कर दूं अपेरेंट पावर से तो मेरे पास पावर फैक्टर निकल आएगा, ठीक है। पावर फैक्टर हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, पी डिवाइड बाई वी इफेक्टिव इंटू आई इफेक्टिव, अपेरेंट पावर सिर्फ ये होता है, आई इफेक्टिव इंटू वी इफेक्टिव, ये वोल्ट एम्पेयर इस वजह से आता है, ठीक है। तो खैर साइनोसॉइडल्स के केस के अंदर कोसाइन की वैल्यू कभी भी मतलब 1 से बड़ी नहीं होगी, तो न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 या 1 से लेस होगी, तो पावर फैक्टर भी हमेशा हमारे पास 1 या 1 से लेस होगा, ठीक है। यानी कि ये जो पी था हमारे पास, कैपिटल पी, ये किसके बराबर था, पी ओ इक्वल्स टू आई इफेक्टिव और वी इफेक्टिव, ठीक है। इन दोनों का वो था प्रोडक्ट और कोसाइन की टर्म थी, एंगल है कुछ जाने को, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, वी इफेक्टिव और आई इफेक्टिव, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ कोसाइन की टर्म बच गई, तो पावर फैक्टर हमारे पास जो आ रहा है वो कोसाइन की वैल्यू जो भी निकलेगी, रिजल्टेंट वो होगा बस। और हमें पता है कोसाइन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकती, मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं साइन की कन्वर्जन देखूं, साइन माइनस में है, कोसाइन की वैल्यू माइनस में भी आती है ना, -1, तो वो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ठीक है। यानी कि पावर फैक्टर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही देखा जाएगा, और लीडिंग और लैगिंग कौन डिफाइन कर रहा होगा, ये जो कोसाइन का जो रिजल्ट निकला है, अगर वो नेगेटिव में निकल रहा है तो हम कह देंगे लैगिंग है या लीडिंग है उसके रिस्पेक्टिव, ठीक है। मुझे याद नहीं नेगेटिव का मतलब लीड होता है कि इसमें लिखा नहीं है, इसको मैंने अपडेट किया था कि नहीं किया था, हाँ ये लिखा ना, +60 डिग्री होगा तो हमारे पास इंडक्टिव लोड है, और अगर -60 होगा तो हमारे पास वो वाला लोड है, कैपेसिटिव, ठीक है। तो इंडक्टिव लोड के अंदर हमारे पास करंट लैग कर रहा होता है, ठीक है, और कैपेसिटिव लोड के अंदर हमारे पास वोल्टेज लैग कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ आ जाएगा, जो भी होगा वो लीड और लैग निकालना तो हमें आता ही है कि ये वोल्टेज का है हमारे पास थीटा, ये हमारे पास करंट का थीटा है, जो बड़ा होगा वो देख लेंगे उसी के हिसाब से, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, मतलब जो पहले आया इन दोनों में से, ये तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन जो बताने वाली बात थी वो पावर फैक्टर वाली थी, एवरेज पावर और अपेरेंट पावर का मैंने रेशियो लिया तो हमारे पास पावर फैक्टर आ जाता है, वो पावर फैक्टर कोसाइन की टर्म्स के बराबर ही होता है, मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, कोसाइन ही बचा हमारे पास सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर फैक्टर कैलकुलेट हो गया, ठीक है। पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके रिस्पेक्टिव, न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है। तो इस न्यूमेरिकल में ना एक सर्किट बना हुआ है सिंपल सा, 2 - 1j और 1 + j5 ओम्स, ठीक है। इसमें इंडक्टिव लोड है, मतलब रेजिस्टर और इंडक्टर
का कॉम्बिनेशन है और ये रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैपेसिटर हमेशा माइनस जे कुछ होगा और इंडक्टर हमेशा प्लस में कुछ जे होगा। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया। अगर मैं इन दोनों का फिर टोटल निकाल लूँ, मुझे सवाल अभी तक मैंने नहीं पढ़ा क्या है, लेकिन जो देखते हुए मुझे करना चाहिए वो क्या नहीं करना चाहिए यार, टोटल करंट तो निकालनी होगा अगर आगे कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है। तो टोटल करंट निकालने के लिए मुझे टोटल इम्पिडेंस भी चाहिए। तो जेड टोटल वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 + 1 3 और 5 - 1, तो ये हो गई +4j। ठीक है, 3 + 4j हो गई हमारे पास ये जेड टोटल, जो इसको देखते के साथ ही मैंने निकाल लिया। इस सर्किट का ये टोटल इम्पिडेंस हुई। अच्छा, टोटल इम्पिडेंस निकल गई तो मैं टोटल करंट भी निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि वोल्टेज मुझे पता है। तो आई मेरे पास किसके बराबर होगा, मेरे पास वोल्टेज जो गिवन है वो आरएमएस के अंदर गिवन है, 60 ∠0 वी आरएमएस है। तो करंट जो निकलेगा वो भी आरएमएस में निकलेगा। ठीक है, आरएमएस का मतलब ये इफेक्टिव है, सही है ना। तो ये हो गया हमारे पास आई आर एम एस और वी आर एम एस हमें गिवन है। तो वी अपॉन आर होता है ना, वी अपॉन जेड हमारे पास करंट निकल आएगा। तो 60 डिवाइड बाय 3 + 4j, कोई करके बता दो क्या आएगा रिजल्ट। शिफ्ट 0 डिवाइड बाय 3 + 4j, सर 12 एंगल -53.1, 8.3 = 12 एंगल, बिल्कुल 12 एंगल -53.1। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ करंट निकल आया। ठीक है, तो ये देख के हमने इतना तो कर लिया कि कोई करंट निकाल लें, कोई वोल्टेज वगैरह निकाल लें। लेआउट एंड ठीक है जी, तो यहाँ तक हो गया। अगर सवाल भी पढ़ लेते पता नहीं निकालना यार। कैलकुलेट वैल्यू फॉर द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द टू लोड्स। ठीक है जी, दोनों लोड के ऊपर एवरेज पावर हमारे पास कितनी जा रही है। ठीक है, और द अपेरेंट पावर सप्लाइड बाय द सोर्स एंड द पावर फैक्टर, मतलब अपेरेंट पावर मेरे सोर्स से कितना है, टोटल पावर यानी कि सोर्स कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है, और पावर फैक्टर क्या है हमारे इस पूरे सर्किट का, पावर फैक्टर वगैरह क्या निकला हमारे पास। ठीक है जी, तो मुझे एक चीज़ दिखी यहाँ पर सबसे पहले कि आगे बढ़ने से पहले मुझे ये दिखा कि एंगल जो आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, -53.1। ठीक है, और जो वोल्टेज है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, एंगल माइनस। लैग। हाँ बिल्कुल, करंट लैग कर रहा है, क्योंकि अभी हमने लेकिन देख सर लिया। मेरे पास एंगल -53 नहीं आ रहा, मेरे पास -1 आ रहा है। -1 क्यों आ रहा है, एग्जैक्टली यही लिखा है कैलकुलेटर में, 60 ∠0 डिवाइड बाय 3 + 4j। एक मिनट में दोबारा करती हूँ। ठीक है, दोबारा कर लो, यही आना चाहिए। यहाँ तक तो सिंपल सही है सब कुछ। अच्छा खैर, हमें करंट देख के ये पता चल गया कि हमारे पास करंट जो है वो लैग कर रहा है। ठीक है, तो आगे कभी हम पावर फैक्टर वगैरह निकालेंगे तो हम यहाँ वहाँ पे लिख सकते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर के अंदर हम लोग लीडिंग या लैगिंग जो देखते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू करंट देख रहे होते हैं, करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज का नहीं लिखते। तो ये वही बात, क्या करना था आगे, हाँ करना था इंडिविजुअल के ऊपर पावर निकालनी थी।
कौन सी पावर? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर निकालने के लिए मुझे क्या पता चला, हमारे पास करंट कितना आ रहा है, 12 RMS, 12 RMS आ रहा है, ठीक है। उस 12 RMS को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके रजिस्टर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले वाले पार्ट का वो आ जाएगा पावर। पावर मैं कह दूं रजिस्टर टॉप वाला, ठीक है, जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है उस वाले रजिस्टर का हमारे पास पावर कितना आ रही है, 2 टाइम्स कितना है, 12 है, 2 है ना, 2 टाइम्स 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये 12 का स्क्वायर प्लस नहीं इंटू 2, 288, ठीक है। वोल्ट एम्पेयर आई यहाँ, वोल्ट एम्पेयर तो नहीं है, ये वॉट हो, वो निकाल, वोल्ट एम्पेयर होगा वॉट होगा, मेरे ख्याल से तो वॉट होना चाहिए, मेरे पास एवरेजिंग की है ना। खैर, आई स्क्वायर आर एवरेज पावर हम लोगों ने निकाल ली टॉप वाले रजिस्टर की, राइट वाले रजिस्टर की पावर, राइट वाला रजिस्टर बराबर होगा, वो कितना था, 1 ओम्स था, ठीक है, 1 ओम है और J5 है, तो J5 तो इग्नोर, उस पर कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी, तो 1 इंटू 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144 वॉट, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास, पावर निकल आई हमारे पास। अच्छा, पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं। पावर फैक्टर निकालने से पहले सोर्स की पावर निकाल लेते हैं। पावर सोर्स की पावर किसके बराबर होगी, वोल्टेज आरएमएस इंटू करंट आरएमएस, ठीक है। वी आर एम एस इंटू करंट आर एम एस, ये कितना आ गया हमारे पास, 12 इंटू 60, 720 सर। क्या बात है, 720, ठीक है, 720 हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हमारे पास वोल्ट एम्पेयर में होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आरएमएस दोनों की वैल्यूज देखी हैं, इन दोनों के को कोसाइन से मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया, ठीक है। कोसाइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा देता तो फिर ये मेरे पास एवरेज पावर होती, ठीक है। तो एवरेज पावर भी निकाल लेते हैं, सोर्स की आरएमएस कह देता हूँ इसे, और एवीजी कह देता हूँ इसे, तो वो किसके बराबर होगी, 60 इंटू 12 इंटू कोसाइन, जीरो मेरे पास वोल्टेज का था और माइनस माइनस प्लस हो गया, 53.1 था ना, 53.1, ठीक है, यही होता है ना, जो मेरे पास पावर का फॉर्मूला था उसमें कोसाइन माइनस में होते हैं दोनों, हाँ, वोल्टेज का थीटा माइनस करंट का थीटा, तो वोल्टेज का थीटा जो था वो जीरो था, ये रहा जीरो लिखा हुआ है, और करंट का थीटा जो था वो माइनस में खुद ही था पहले ही से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 53.1, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, सर ये कॉस लिखा हुआ है ना आपने, हाँ कोसाइन है 432.3। 432.3 भी है जी सर। सर ये आपने थर्ड स्टेप में पी एस के नीचे क्या लिखा है, आरएमएस, और हाँ लास्ट में आरएमएस, एवरेज। हाँ जी, ठीक है जी, तो ये हमारे पास निकल गया एवरेज पावर सोर्स की। पावर फैक्टर भी निकाल लेते हैं, पावर फैक्टर कितना आ रहा है भाई, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था यार हमारा, पावर फैक्टर का फॉर्मूला था एवरेज पावर, जो कि कितनी है 432.3, 432.3
जो कि इन दोनों के सम के भी बराबर है। ये भी सम करोगे तो हो जाएगा 288 प्लस 144 432। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक 3 भी मिस किया है। जो हमारे पास एंगल आया था ना इसका 13 था, तो थोड़ा और एक्यूरेट आ जाएगा, जाने दो, खैर इतना चलता है। एवरेज पावर डिवाइड बाय टोटल पावर, टोटल पावर कितनी है 720, ठीक है। रेशियो निकालो क्या आएगा 0.6 सर। 432.3 डिवाइड बाय 720.6 0.6, ठीक है। पावर फैक्टर हमारे पास आ गया 0.6, यानी कि 60% जो है हमारी जो पावर है वो रेजिस्टर ने खाया, बाकी का 40% इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर गया है, जो कि वापस रिटर्न भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो कंज्यूम नहीं हुआ, ये कंज्यूम होने वाला पावर है। 60% पावर मेरा कंज्यूम हो रहा है, जो सप्लाइड पावर है, ठीक है। इसको मैं अगर दूसरे टर्म्स में देखूं तो सिर्फ कोसाइन की वैल्यू निकालो ना तो वो भी कुछ 60 ही आ रहा होगा। वेरीफाई अगर करना चाहो पावर फैक्टर को तो कोसाइन 53.1 60 आ रहा है, ठीक है। 0.6 इसकी वैल्यू भी 0.6 आएगी, सही है ना। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। पावर फैक्टर हमारे पास निकल गया, एवरेज पावर निकल गई जो कि सोर्स की है यानी कि सप्लाई की, एवरेज इफेक्टिव पावर निकल गई सप्लाई की, इंडिविजुअल पावर्स निकल गई मेरे पास जो लोड की हैं, जो दो डिफरेंट लोड लगे हैं, ठीक है। सवाल के अंदर यही पूछा गया था और यही निकाल लिया हमने, तो कोई मसले की बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी यार आगे चलते हैं। अच्छा हमारे पास पावर जो थी इसके अंदर अभी हमने सिर्फ पावर कौन सी देखी थी, जो रेजिस्टर के ऊपर जा रही है, यानी कि 720 वोल्ट के अंदर से जो पावर थी वो सिर्फ 4 समथिंग 400 कितनी थी 432 432 वॉट जो है वो कंज्यूम हो रही थी रेजिस्टर्स वगैरह के ऊपर। बाकी जो पावर थी वो हमारे पास मतलब इमेजिनरी पार्ट था पावर का, वो जो कि कंज्यूम नहीं होती, जिसको हम रिएक्टिव पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है 720 के अलावा जो बच गया पार्ट 432 कंज्यूम हुआ था, बाकी जो पार्ट बच गया वो हमारे पास जो कहलाता है वो रिएक्टिव पावर कहलाता है, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटिव लोड के ऊपर, यानी कि रिएक्टिव लोड के ऊपर वो गया है, तो वो रिएक्टिव पावर हो गई। एवरेज पावर हम लोगों ने देख ली, अपेरेंट पावर देखी, ठीक है। अपेरेंट पावर हम लोगों की क्या अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये तीन चीज़ देखी थी। कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो किन दोनों का एडिशन है, रिएक्टिव पावर का और हमारे पास वो कौन सी वाली पावर है अपेरेंट पावर, इन दोनों का समीशन होता है। ये हमारे पास टोटल पावर आई जो कि सप्लाई की गई थी, ठीक है। और रियल पार्ट जो होता है वो हमारे पास एवरेज पावर होता है पावर का, जो मेरे पास दोनों का सम है ना, ठीक है। तो उन दोनों के सम में रियल पार्ट एवरेज पावर है मेरे पास, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है, जाने दो इनको, ये भी कोई अजीब सी बात है। रियल पार्ट इफेक्टिव और करंट इफेक्टिव का ये बातें बता दी। कॉम्प्लेक्स पावर भी बता दी है, इसको भी इग्नोर करा जाए। अच्छा जी, इनके यूनिट्स बता देता हूँ, यूनिट्स काम के हैं। कॉम्प्लेक्स पावर का यूनिट जो होता है वो वोल्ट एम्पेयर होता है और अपेरेंट पावर का भी वही होता है। कॉम्प्लेक्स पावर जिसके अंदर रियल और रिएक्टिव दोनों, यानी कि एवरेज और रिएक्टिव पावर दोनों कंबाइंड जो होती हैं वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स पावर बन जाती है। उस कॉम्प्लेक्स पावर को हम लोग शो जो कर रहे होते हैं वो एस से करते हैं, पी से नहीं करते। एवरेज पावर को पी से डिनोट कर देते हैं और रिएक्टिव पावर क्यू से, ठीक है। ये हमारे पास मतलब वो है। और मैग्नीट्यूड का साइन अगर मैं लगा दूं तो इसका मतलब क्या है, मैंने इफेक्टिव निकाल लिया अपने उस सिस्टम का,
इफेक्टिव किस तरीके से निकालेंगे, पावर की जो भी पीक आ रही थी उस पीक को मैं बस RMS निकाल दूँ, टू से डिवाइड कर दूँ, यहाँ 2 से डिवाइड हो, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास अपेरेंट पावर वगैरह निकल आई, कॉम्प्लेक्स पावर। इनकी यूनिट जो है, एक की वॉट है, रिएक्टिव पावर की यूनिट VAR है, वोल्ट एम्पेयर, और रिएक्टिव, ठीक है, वोल्ट एम्पेयर कॉम्प्लेक्स पावर का यूनिट है और अपेरेंट पावर का भी यूनिट वोल्ट एम्पेयर है। अच्छा जी, खत्म नहीं करो यार, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या है यार, और बाकी स्लाइड क्या है, सातवीं भी है, चलो देखते हैं सातवीं में क्या है। पॉलीफेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम्स क्यों आ गए हैं, चलो जी ये भी देखते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको ना कल करते हैं, 3 फेज सिस्टम्स, लेकिन ये एग्जाम तो 3 फेज की नहीं है, सिंगल फेज 3 का। चलो 3 फेज वगैरह जो है ना कल स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक आज का यहीं पे एंड करते हैं, सही है जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलो अब पढ़ लिया तुम लोगों ने, इतना नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह हाफिज।